आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 3। चैप्टर 3 का भाग 2 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। ये हम पढ़ क्या रहे थे, खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे। किस वंश के बारे में पढ़ रहे थे? खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे। इसका भाग 2 तक कंप्लीट हो गया है। अगर आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इसका पढ़ेंगे हम भाग 3, यानी खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे। कौन बना था? सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बन गया था। लगातार कई क्षेत्रों को जीतता जा रहा था। इसने रणथंभौर को भी जीत लिया था। हमने पिछले भाग में क्या बताया था? रणथंभौर को। अब इसके अगला नजर चित्तौड़गढ़ पर था। कहां पर था? चित्तौड़ का इसका विजय। अब चित्तौड़ विजय देखते हैं कैसे किया इसने चित्तौड़ का। चित्तौड़ विजय। अब देखिए, आपने ये नाम सुना होगा रानी पद्मावती, उनका नाम पद्मिनी भी है। रानी पद्मावती के नाम सुने हैं? ये मूवी भी उस पर बना है। रानी पद्मावती पर एक मूवी बना है। यहाँ के चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे ना, राजा का नाम था रतन सिंह। ध्यान रखिएगा, राजा का नाम था रतन सिंह और रानी का नाम था पद्मिनी या पद्मावती। पद्मिनी नाम था। तो इसका अब नजर था चित्तौड़गढ़ पर। कहां पर नजर था? अलाउद्दीन खिलजी का अब नजर था कहां पर? चित्तौड़गढ़ पर। आपको पता है ये जहां पर ये सोच लेता था उसको अपने क्षेत्र में मिलाकर ही रहता था। एक और बात ध्यान समझिए, कभी भी खुद युद्ध लड़ने पड़े नहीं जाता था। इसके सेनापतियों को भेजता था सैनिकों के साथ। सेनापति को भेजता था सैनिकों के साथ। जब ज्यादा मामला बिगड़ जाता था तो कौन पहुंचता था? ये। वैसे ही यहाँ पर हुआ चित्तौड़ में भी वैसे ही हुआ। क्या हुआ चित्तौड़ में कि ये अपने पहले अपने सेनापति को भेजा, सेनापति के साथ भेजा और पहले चेतावनी दिलवाया कि आत्मसमर्पण खुद से कर दीजिए। किसको चेतावनी दिलवाया? चित्तौड़गढ़ में ये राजा रतन सिंह को चेतावनी दिलवाया कि देखो अपना आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और कहा ठीक है युद्ध करेंगे। तो बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। तब कौन पहुंचा? अलाउद्दीन खिलजी पहुंचे। कहां पर? यही चित्तौड़गढ़ में पहुंचा ये। और उसके बाद बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा और युद्ध के बाद इसने क्या किया? चित्तौड़गढ़ को अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी चित्तौड़गढ़ पर अपने किसने कब्जा कर लिया? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर ये कब्जा कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी। मतलब ये एक के बाद एक सब जीतता ही जा रहा था। अब आपको बताया था कि इसका दक्षिण भारत पर नजर था। अब पहुंचे ये दक्षिण भारत पर और इसके कई सेनापति थे। ध्यान रखिएगा, 1 2 नहीं थे, 5 6 वो सेनापति थे। तो कुछ को इधर भेजा था, कुछ को इधर, कुछ को इधर। इसका एक ही मकसद था। मकसद क्या था कि लगभग बहुत सारे क्षेत्रों को जीतना है और बहुत सारे क्षेत्रों को जीतकर और सब पर प्रत्यक्ष शासन नहीं करता था। आपको हम पहले भी पढ़ाए हैं कि जो दक्षिण, मान लीजिए यहाँ पर उत्तर भारत में कोई भी राजा हो, कहीं पर भी कोई राजा हो और वो अगर दक्षिण भारत पर कब्जा करता है तो प्रत्यक्ष शासन वहां पर नहीं करता था। प्रत्यक्ष शासन का मतलब वहां पर खुद के कंट्रोल में नहीं रखता था। क्या करता था? वहां से टैक्स वसूलता था, सैनिकों की मदद लेता था, ये सब करता था शासक यहाँ का। कहाँ का? इधर जो उत्तर भारत में शासक रहते थे। अगर दक्षिण भारत पर उनका कब्जा हो गया ना, इधर दक्षिण भारत पर, तो प्रत्यक्ष शासन नहीं करते। इसने भी वही किया, अपने सेनापतियों को भेजा इधर। कब्जा तो हो गया इधर आपको पता है ये व्यापार के लिए सब कुछ करता था। तो ये कब्जा तो यहाँ पर हो गया, लेकिन इसने क्या किया? इसने प्रत्यक्ष शासन नहीं किया। इसने प्रत्यक्ष शासन न करके अप्रत्यक्ष शासन किया। यानी कि दक्षिण भारत पर ये सब नोट्स करते जाइएगा। दक्षिण भारत पर अप्रत्यक्ष शासन किया, अप्रत्यक्ष शासन किया। अब एक और बात समझिए, खुद नहीं लड़ने गया, ये अपने सेनापति को भेजा था लड़ने के लिए। अप्रत्यक्ष शासन किया। अब देखिए इसकी एक मंगोल नीति आती है, अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति। अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति। अब इसकी मंगोल नीति क्या थी समझिए। मंगोलों के बारे में पहले हम बताया था ना कि मंगोल के जो मंगोलों का आक्रमण होता था वो एक लुटेरे होते थे। मंगोल जो थे वो लुटेरे होते थे। यहाँ पर भी ये दिल्ली सल्तनत काल में पहले भी ये कई बार दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर चुके थे और इसके काल में भी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी ये मंगोल जो थे ये आक्रमण करता। मंगोलों के बारे में समझिए, यह एक क्रूर थे, क्रूरता से एकदम पूरा भरा हुआ था। इनकी सेना बहुत विशाल थी और ये क्रूर थे। जैसे बाहुबली मूवी देखे हैं,
बाहुबली मूवी में दूसरी तरफ के वो पहला बाहुबली के पार्ट 1 जो है ना बाहुबली वाला, उसमें आपने देखा होगा कि जब बाहुबली का युद्ध होता है वो सामने वाला पता नहीं क्या नाम रहता है उसका, उसको देखे हैं उन लोगों को पूरा कितने के सेना में रहते थे, लाखों की सेना में रहते थे और रहते हैं वो, और उनके चेहरा कैसा होता था, ये पूरे शरीर कैसा होता था, ये सब उनके क्रूरता सब भरा हुआ था सामने वाले। देखे ना बाहुबली से जो लड़ रहे थे, अरे बाहुबली से सामने जो लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो हार गए ना, क्योंकि लाखों के सेना में थे, वो लाखों की संख्या में थे, वो सेना उनका क्या था, लाखों की संख्या में था और वो क्रूरता से भरे हुए थे। ठीक, मंगोल भी वैसे ही होते थे। क्या होते थे कि वो भी क्रूरता से भरे हुए होते थे। एकदम क्रूरता का मतलब किसी को भी कहीं पर मार देना, कुछ भी कर देना, लूटपाट तो करना है। मान लीजिए कोई कहीं पर इसका इन लोगों का शासन हुआ ना, कुछ जीते ना, तो वहां पर लूटपाट तो करते थे, लोगों को मार भी देते थे, मतलब ऐसा करते थे। एकदम क्रूरता जो होता है ना कि एक भी कुछ सही ना छोड़ना। मान लीजिए कहीं पर भी इनका ये जगह हुआ, मान लीजिए ये जगह हो गया, यहाँ पर इन लोगों का शासन स्थापित हो गया, ये मान लीजिए यहाँ पर कब्जा कर लिए, ये शासन नहीं करते थे, यहाँ पर लूटपाट करा, सब तहस नहस कर देंगे। तहस नहस को बिगाड़ने वाला होता है ना काम, कि जो मिला वो मिला, ठीक है, नहीं मिला तो बिगाड़ उगाड़ के छोड़ देंगे, ठीक वैसे ही कर दे, मिला तो मिला, नहीं तो बिगाड़ कर। इससे अलाउद्दीन खिलजी भी सामने सामने नहीं लड़ता था, ध्यान रखिएगा। मंगोल जो थे 6 से 7 बार दिल्ली पर आक्रमण कर चुके थे, दिल्ली पर आक्रमण कर चुके थे, लेकिन ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली को बचाने में पूरी तरह सक्षम रहा। पूरी तरह से बचाने में मतलब समझ रहे हैं, मंगोलों से ये भी नहीं लड़ता था। अरे एकदम क्रूरता से भरा हुआ था, ऐसे था ना कि उन लोगों से कोई लड़ ही नहीं सकता था। ध्यान रखिएगा, खुद को बचाना ही पड़ता था, लेकिन बचाया कैसे? आखिर उसके सामने बराबरी में होगा तभी ना बचा पाया अपने दिल्ली को, नहीं तो इधर कब्जा नहीं कर लेते। बचा कब पाया? जब उनके बराबरी में था। तो इतना ध्यान रखिएगा, इसकी मंगोल नीति, अब इसने मंगोल नीति क्या थी ध्यान रखिएगा। अब मंगोल नीति क्या था ये बात समझिए। इसने अपने दक्षिणी और उत्तरी जो सीमा था ना, दक्षिणी और उत्तरी सीमा पर इसने अपने 2-3 सेनापतियों को रखा था। 2-3 सेनापति के साथ बहुत सारे सैनिक थे और उनको उसी तरह से ट्रेंड किया गया था जैसे कि मंगोल जो थे, जैसे कि मंगोलों से युद्ध लड़ने में कोई जीत सके। मंगोलों की युद्ध नीति ये सब पूरा बढ़िया से ये लोग जान गए थे, और जानने के बाद ठीक वैसे ही सेनापति सैनिक सब सीमा पर आते थे जो कि मंगोलों से लड़ सके। क्योंकि मंगोलों से लड़ने के लिए, क्योंकि वो मंगोल ऐसे थे ना कि वो लूटपाट इतना, ये वो भी ताकतवर थे, ऐसे बात नहीं था कि ऐसे बस बहुत सारे संख्या में, तो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तो उत्तरी और दक्षिणी सीमा पर ऐसे ही सेनापति और सैनिक रखे जाते थे जो कि मंगोलों से लड़ने में सक्षम हो। तो दिल्ली पर ये कब्जा नहीं होने दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किसकी? मंगोलों की। ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद इसका जो इसने क्या किया, इसने शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया। शासन प्रणाली का केंद्रीकरण, यानी कि शासन प्रणाली का इसने केंद्रीकरण किया। अब केंद्रीकरण का मतलब समझ लीजिए, शासन प्रणाली का केंद्रीकरण, पूरा शासन की जिम्मेवारी अपने हाथों में रखता था। पूरा शासन की जिम्मेवारी अपने हाथों में, ये निरंकुशता के बल पर आपको पता है कि ये भी निरंकुश ही था। इसने पूरे शासन की जिम्मेवारी रखी थी अपने पास, और मंत्रियों का एक संगठन बनाया था। मंत्री का इसीलिए संगठन अपने सलाह के लिए, लेकिन सलाह लेता होगा, आपको लगता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी की सलाह लेगा? नहीं, मंत्री बस नाम के लिए रखा गया था, और आज्ञा मानने के लिए, ऐसा नहीं, आज्ञा मानने के लिए। ये जो भी कहता है कि हाँ ऐसे करवा देना है तो वो करवा देना है, ध्यान रखिएगा। तो ये मंत्रियों को बस रखा था कि हाँ आपका एक संगठन बना रहे हैं, आपके सलाह पर हम काम करेंगे। उन लोगों को ये नहीं पता था कि अलाउद्दीन खिलजी जो कहेगा वही करना पड़ेगा। किसको? मंत्री को। ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल भी बनाया था, मंत्रिमंडल बनाया था। अब एक और बात समझिए, इसने साधारण लोगों को ऊंचे पदों पर रखा। साधारण लोगों को ऊंचे पदों पर रखा। अब देखिए इसका मतलब समझिए, ऊंचे पदों
पर रखा। यानी जिसके पास ज्यादा संपत्ति होती थी उसको उच्च पद पर नहीं रखता था। क्यों? क्योंकि कभी भी वो राजा को नीचे दिखा सकता है ना। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है और उच्च पद भी मिल गया तो कभी भी राजा को नीचे दिखा सकता है। अगर वो अगर सब अमीर लोग एक साथ संगठन बना लिए तो राजा को भी शासन को नीचे गिरा सकते हैं। इतना तो ताकत उसमें होता ही है। इसीलिए साधारण लोग क्या करेंगे? अगर उनको उच्च पद मिल गया इतना ही उनको बड़ी बात है। राजा के द्वारा उनको उच्च पद मिल गया साधारण लोगों को तो इतना ही उनकी बड़ी बात है। वो क्या राजा से लड़ेंगे चाहे कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। राजा जो कहेगा वही करेंगे। लेकिन जिनके पास पैसा होगा उनको उच्च पद भी मिल जाए, दोनों जब मिल जाए तो राजा की बात सुनेंगे नहीं। बहुत दिमाग वाला था ये, बहुत कुछ दिमाग लगाता था। आप समझिए, इतना हो गया। अब इसके थोड़ा न्याय प्रणाली के बारे में समझ लेते हैं। इसका तो ये नोट्स बना लिए होंगे, लिख लिए होंगे। चलिए हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे न्याय प्रणाली के बारे में। इसके आज इसको हम कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर कैसे भी करके खत्म हो जाए, बस इसको आप अंत तक देखते रहिए। तो न्याय प्रणाली, आप देखिए न्याय प्रणाली कैसा था इसका। न्याय प्रणाली, न्याय प्रणाली। अब इसका न्याय प्रणाली कैसा था कि ये शांति स्थापित करने के लिए न्याय की प्रक्रिया कठोर बनाया था। शांति स्थापित, न्याय नहीं, ये दंड की प्रक्रिया जो था वो कठोर बनाया था। शांति स्थापित करने के लिए न्याय दंड को कठोर बनाया था, कठोर बनाया था। अब बहुत जल्दी न्याय मिल जाता था। अब इसका ऐसी में क्या था, ये दंड में क्या दिया जाता था, ध्यान रखिएगा। ये इसके खिलाफ जो खड़ा होते थे या जो कुछ गलती करे उनके लिए क्या करता था, मृत्यु दंड। पहला तो मृत्यु दंड, या उनको अंग भंग कर दिया जाता। अंग भंग का मतलब समझ रहे हैं? अंग भंग, अंग को भंग कर दिया जाता था। अंग भंग कर दिया जाता था, कर दिया जाता था। इसका अंग भंग करने का मतलब समझिए। अंग भंग करने का मतलब जो अंग मतलब जो शरीर के सुरक्षित अंग या तो मृत्यु दंड दिया जाता था या अंग भंग। यानी कि जो भी शरीर का अंग, जैसे हाथ हो गया तो हाथ को तोड़ दिया जाए, पैर हो गया पैर को तोड़ दिया जाए। किसी को भी अंग भंग मतलब हटा दिया जाए, अंग को मतलब सुरक्षित ना रखा जाए, वही अंग भंग होता है। तो ये भी इसके सजा का प्रावधान था। ये न्याय प्रणाली हो गया ना। अब चलिए बात करते हैं इसके सैन्य प्रणाली के बारे में। ये लिख लिए ना, चलिए मिटाते हैं। अब इसके सैन्य प्रणाली थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सैन्य प्रणाली कैसा था? सैन्य प्रणाली, तो देखिए सैन्य प्रणाली इधर मिटा देते हैं, पूरे मिटा देते हैं। चलिए सैन्य प्रणाली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सैन्य प्रणाली क्या था इसका? इतने युद्ध जीत रहा था, सैन्य तो कुछ ना कुछ प्रणाली होगा ना। सैन्य प्रणाली कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा। तो देखिए इसने अस्थाई सेना रखना शुरू किया था। अस्थाई सेना, दिल्ली सल्तनत में ये पहला ऐसा शासक था जिसने अस्थाई सेना रखा था। अस्थाई सेना का मतलब ये हुआ कि ये सेना तो पहले से ही कि आप सैनिक में आ गए ना तो अस्थाई यहीं पर रहेंगे। पूरा आपका खर्च कौन देगा? ये राजा देगा खर्च आपको, और पूरा जैसे घोड़ा रखने का खर्च हो गया, पूरा वस्त्र, और आपके जो एक ड्रेस होगा, आपका क्या होगा, एक ड्रेस होगा। ये सब पूरा खर्च। और अस्थाई सेना मतलब ये सेना हमेशा राजा के लिए ही लड़ेगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पर रहेंगे। ये अस्थाई सेना। और इसने क्या किया, और ये सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। ध्यान रखिएगा, सैन्य सुधार में क्या किया, सैनिकों को नगद वेतन, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। अब देखिए सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। उसके बाद ये घोड़ा दागने का काम शुरू किया। घोड़ा दागने का काम शुरू करने का मतलब समझिए, ये क्या होता था कि जब भी युद्ध पूरा जरूरत पड़ता था ना, तब तक सैनिक क्या करते थे, कुल ऐसे उठपटांग घोड़े लेकर चले जाते थे। जो अयोग्य घोड़े हो, दौड़ने में तेज ना हो, ये सब कोई भी उठाकर सैनिक लेकर चले जाते थे। तो अब घोड़ा को दागने से ये हुआ कि पहचान में आ जाएगा घोड़ा ले किसको, घोड़ा को जाना है, कौन से घोड़ा को क्या करना है, ले जाना है। तो यही घोड़ा दागने की प्रक्रिया किसने शुरू किया? इसी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने की प्रक्रिया शुरू किया था। और उसके बाद बात करते हैं, अब घोड़ा दागने से यही फायदा होगा।
अब उसके बाद इन सैनिकों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये इन सैनिकों को भर्ती कैसे किया जाता था, इन सैनिकों को अपने ये दल में यानी कि अपने जो सेना में कैसे रखता था। जाति के आधार पर नहीं, वर्ण के आधार पर नहीं, ये जो उनके पास पैसा रुपया है ये धन के आधार पर भी नहीं, उनकी योग्यता देखकर सैनिकों को रखा जाता था। योग्यता ध्यान रखिएगा, ये किसको प्राथमिकता दिया, योग्यता, तभी तो ये सब जीत पाया, किसी से भी निपट लेता था। योग्यता देखकर सैनिकों को क्या किया, सेना में भर्ती किया, यानी कि सैनिकों की योग्यता देखकर उनको सेना में शामिल किया जाता था। क्या किया जाता था, उनको सेना में शामिल किया जाता था, सेना में शामिल किया जाता था। ध्यान रखिएगा, शामिल, ये तो पहले से ही शामिल किया जाता था, ये पहले से ही अमीर लोगों को अपने ऐसी में बड़े पद पर भी नहीं रखता था, सेना में शामिल किया जाता था। सैनिकों को देखकर, उनकी योग्यता देखकर क्या किया जाता था, सेना में शामिल किया जाता था। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसने क्या किया था। आर्थिक सुधारों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्थिक सुधार, इसके आर्थिक सुधार क्या क्या थे, आर्थिक सुधार के बारे में बात कर लेते हैं। इसने जो इसके टैक्स प्रणाली जो था, यानी कर जो लेने वाला प्रणाली था, कर प्रणाली, उसको बहुत सख्त बना दिया। कर प्रणाली में कठोरता कर दिया, कठोरता कर दिया। और ये क्या किया, कठोरता कर दिया। और जितने भी इनके द्वारा, राजाओं के द्वारा दिए हुए संपत्ति लोगों के पास थे पहले से, उन संपत्तियों को जब्त कर लिया। उन संपत्तियों को क्या किया, संपत्ति को जब्त कर लिया, जब्त कर लिया। यानी कि जो भी राजाओं के द्वारा संपत्ति दिया गया था उन सबको क्या कर लिया, जब्त कर लिया। और भूमि माप शुरू कर दी। भूमि माप यानी किसकी कितनी भूमि है, कौन कितना टैक्स देगा, पहले माप अब कोई हिसाब ही रहता है। हाँ, इतना भूमि है ना, 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, या 2 एकड़, 4 एकड़, 6 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, अब कितना जमीन है इसका माप नहीं रहता था। इसने क्या किया, जमीनों को मापना शुरू किया। और मापने के बाद उनसे क्या लेता था, टैक्स। यानी टैक्स, थोड़ा सा भी टैक्स में छूट नहीं होना चाहिए। और जिनको दिया भी गया था जमीन, उन जमीनों को क्या कर लिया, खुद उसको जब्त कर लिया। अब उसके बाद बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया इसने। क्या किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली। अब इसका मतलब समझिए, इसने बाजारों को नियंत्रण करना शुरू कर दिया। यानी कि बाजारों में जो भी आवश्यक सामान है, आवश्यक सामान मतलब जानते हैं, समझते हैं ना, ये चावल हो गया, गेहूं हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, ये सब आवश्यक सामान है जो कि सैनिकों को भी जरूरत पड़ता था। तो इन सब सामानों का एक मूल्य फिक्स कर दिया कि इतना से ज्यादा आप इन सामानों का भाव नहीं बढ़ा सकते हैं। जो भी जरूरी सामान है उनका अभी नहीं, जितने मर्जी उतना बढ़ाते बढ़ाते चल जाइए। आज चावल 10 रुपए है तो कल 50 रुपए, तो परसों 100 रुपए, तो उसका अगले दिन, या और भी जरूरी बहुत सारे सामानों को मूल्य नहीं बढ़ा सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि सैनिकों को जितना भी वेतन दिया जाएगा उसमें अपना काम चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काम नहीं तो महंगाई बढ़ेगा तो सैनिक भी कहेंगे वेतन बढ़ाइए, वेतन बढ़ाइए तो राजा के पास तो धन देना पड़ेगा। इसने क्या किया, रुको, महंगाई नहीं बढ़ेगा तो राजा को धन कैसे देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू कर दी और बाजारों को नियंत्रण करना शुरू कर दिया। उसके बाद अब देख लेते हैं, देखिए उसके बाद इसने सैनिकों को भी बहुत सारे मदद किया। सैनिकों को हर सुविधा देता था ये, क्योंकि युद्ध इसको पता था कि जीता कैसे जाएगा सैनिकों से। अब उसके बाद बात करेंगे कि ये अलाउद्दीन खिलजी का पतन कैसे हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का क्या पतन कैसे हुआ, तो चलिए इसको लिख लिया, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अलाउद्दीन खिलजी का पतन कैसे हुआ, उसके बाद खिलजी वंश का भी पतन कैसे हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का पतन देख लेते हैं कैसे हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की पतन का मृत्यु कहते हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी 1316 ईस्वी में। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1316 ईस्वी में। ठीक 4 वर्ष बाद इसका वंश खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर 1316 लिखे है ना, यहाँ पर 20 हो गया, 20 में ये वंश खत्म हो गया। 20 में क्या हुआ, वंश खत्म। इसके बाद भी 1-2 राजा है, तो इसके अंतिम राजा, इस वंश के अंतिम जो राजा, इसके बाद 1-2 राजा है लेकिन सब योग्य थे, सब अयोग्य थे।
अब इसके बाद आया नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ये अंतिम शासक था शाह। इसके बाद नहीं आया, इसके बाद एक दो और शासक है, ये अंतिम शासक था। ये भी अयोग्य था। ये क्या था? अयोग्य था, उतना योग्य नहीं था। तो क्या होगा जब एगो दो अयोग्य शासक आने लगेंगे और ऐसे ही लगातार बढ़ता जाएगा अयोग्य शासक, तो क्या करेगा? दूसरा इस पर कब्जा नहीं कर लेगा। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इनका फाइल निपटा दिया नसीरुद्दीन शाह को, और खुद क्या बन गया? सुल्तान। उसका क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। अब हो गया तुगलक वंश की स्थापना, गयासुद्दीन तुगलक। अब क्या हो गया? तुगलक वंश की स्थापना हो गई। गयासुद्दीन तुगलक इनका फाइल निपटा दिया नसीरुद्दीन खुसरो शाह के। अंतिम शासक कौन था खिलजी वंश का? यही था, नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। तो अब ये गयासुद्दीन तुगलक का क्या हुआ? फाइल गयासुद्दीन तुगलक ने नसीरुद्दीन शाह का फाइल निपटा दिया और खुद क्या बन गया? सुल्तान। अब ये हो गया चैप्टर, पूरी तरह से ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद इसका मॉडल सेट देंगे और उसके बाद तब हम लोग क्या करेंगे? अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग तक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तब कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग तक समझ में आ गया होगा।